हेलो एवरीवन, वेलकम टू ट्रू आई एस एंड पी सी एस। कंटिन्यू करते हैं दोस्तों हम लोग अपनी जी एस पेपर वन में इंडियन सोसाइटी की डिस्कशन को। प्रीवियस लेक्चर में अभी तक जो हमारी डिस्कशन चल रही है वो हम कुछ फैक्टर्स को डिस्कस कर रहे हैं जिसकी वजह से हमें एक भारत के अंदर पैराडॉक्सिकल सिचुएशन देखने को मिल रही है, जिसकी वजह से कुछ फैक्टर्स ऐसे हैं जिसकी वजह से हम कह सकते हैं कि जो कास्ट सिस्टम है वो वीक हो रहा है। कुछ फैक्टर्स ऐसे हैं विच आर लीडिंग टू द वीकनिंग ऑफ द कास्ट सिस्टम। लेकिन साइमल्टेनियसली दोस्तों कुछ फैक्टर्स ऐसे भी हैं जिसकी वजह से जो कास्ट आइडेंटिटी है और जो कुछ फैक्टर्स हैं रिलेटेड टू कास्ट वो स्ट्रेंथन हो रहे हैं। ठीक है। और कुछ फैक्टर्स ही उसके पीछे रिस्पॉन्सिबल हैं जो कि कास्ट की आइडेंटिटी को या फिर कास्ट सिस्टम को स्ट्रेंथन कर रहे हैं। ठीक है। तो आज के लेक्चर में हम जानेंगे कि व्हाट आर द फैक्टर्स विच आर स्ट्रेंथनिंग द कास्ट आइडेंटिटी एज वेल एज द कास्ट सिस्टम। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने जो वीकनिंग वाले जो फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से कास्ट सिस्टम वीक हो रहा है वो पढ़ लिए थे। सबसे पहले मुझे आप लोग एक बात बताओ, एक चीज समझने की कोशिश करो। अगर आप समाज में किसी चीज को एलिमिनेट करना चाहते हो, किसी नेगेटिविटी को हटाना चाहते हो, या फिर कभी भी कोई भी चीज़ अगर आपको खराब लग रही है, आप अपने पर्सनल जीवन में इस चीज़ को देख लो, किसी को आप भुलाना चाहते हो, जितनी भी बातें मैंने कही, आप नेगेटिविटी को हटाना चाहते हो, किसी को भुलाना चाहते हो, बुरी बातों से दूर रहना चाहते हो, आप नहीं चाहते दोबारा टॉपिक उछले, तो इसके लिए एकमात्र सबसे बढ़िया साधन क्या होता है? आप उस टॉपिक या उस चीज के बारे में जिससे आपको नेगेटिविटी महसूस होती है या जो दिमाग को कष्ट देती है, जो मेमोरी या जो बात की वजह से सारी की सारी व्यवस्था जो है समाज में खराब होती है, उस टॉपिक को उछालना बंद कर दिया जाए तो ऑटोमेटिकली सारी चीज खत्म हो जाएगी। राइट? हाँ या ना? मैं बताना आपको ये चाह रहा हूं, कास्ट के बारे में जब तक समाज में और भारत में हमारे देश में बात चलती रहेगी, कास्ट का फैक्टर कभी एलिमिनेट हो सकता है क्या? और कास्ट सिस्टम जैसी चीज होनी चाहिए क्या भारत में? हेल्दी है क्या हमारे समाज के लिए ये? इससे डाइवर्सिटी जो है हमारे भारत की, हमारे देश की, वो हमेशा खतरे पर रहती है। क्योंकि कास्ट सिस्टम हमेशा जब भी पनपता है, उसके बारे में जब बात होती है, वो हमेशा नेगेटिव रूट्स के साथ ही अपनी आइडेंटिटी को पोर्ट्रे करता है समाज में। क्योंकि उसमें डेफिनेटली ऐसा होगा कि एक कास्ट अपने आप को ज्यादा बूस्ट ऑफ करके पोर्ट्रे करेगी एज कंपेयर टू अदर कास्ट। तो बात कुल मिलाकर दोस्तों ये है कि जब हम कुछ बात करते हैं कुछ ऐसे फैक्टर्स की जिसकी वजह से कास्ट सिस्टम वीक हो रहा है, लेकिन पैराडॉक्सिकली बिल्कुल उसके विपरीत कुछ ऐसे फैक्टर्स भी हैं जिसकी वजह से कास्ट आइडेंटिटी जो है वो स्ट्रेंथन हो रही है। तो वो स्ट्रेंथन इसलिए हो रही है क्योंकि कोई ना कोई कास्ट एज अ सिस्टम को, कास्ट एज अ आइडेंटिटी को, कास्ट के टर्म को, कास्ट एज अ फैक्टर को पुश कर रहा है, उसे प्रमोट कर रहा है। और फिर कुछ लोगों से प्रॉमिस ये करा जा रहा है सरकार के द्वारा या जो लोग सत्ता में बैठे हैं कि हम तुम्हें कास्ट के बेसिस पर कुछ जॉब्स दिलाएंगे, तुम्हें एम्पावर करेंगे, तुम्हारे साथ अगर किसी भी प्रकार का अन्याय होता है तो तुम्हें जस्टिस दिलाएंगे। और क्योंकि पास्ट में तुम्हें बड़ी सारी अपॉर्चुनिटीज नहीं मिल पाई हैं तो हम तुम्हें एफर्मेटिव एक्शन भी देंगे, लाइक कोटा एंड रिजर्वेशन। अब मुझे आप एक बात बताओ, ये जितने भी प्रोमिसेस हैं, जितने भी वादे हैं, ये प्रोमिसेस में कोई गलती नहीं है।
कोई दिक्कत ही नहीं है। लेकिन दिक्कत है इस बात की कि कास्ट को जरिया बनाकर जब ये चीज प्रमोट करी जाए ना कि आपको एम्पावर करा जाएगा, आपको जॉब मिलेगी, आपको न्याय मिलेगा, आपको एफर्मेटिव एक्शन के तहत जो है रिजर्वेशन कोटा का फायदा मिलेगा, तब जाकर जो एक प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन है वो शुरू हो जाती है कि कास्ट के फैक्टर को हम वीक करना चाहते हैं। हमारा मकसद ही यही है कि उसको वीक करना। लेकिन फिर ऐसी चीजें जब कास्ट के ग्राउंड को बनाकर, उसके बेस को बनाकर प्रमोट करी जाती है, ये प्रोमिसेस करे जाते हैं, वादे करे जाते हैं, और बीचों बीच में जो ग्राउंड रूट है वो कास्ट ही है, तब जाके एक समस्या जो है वो शुरू होती है कि कास्ट की आइडेंटिटी और कास्ट सिस्टम बूस्टअप होने लग जाता है, वो स्ट्रेंथन होने लग जाता है। कंटिन्यू तो वो चला ही आ रहा है भारत में, तो हम उसको यही कह नहीं सकते कि एलिमिनेट तो हो गया था, वो कंटिन्यू चला आ रहा था। लेकिन जो फैक्टर्स उसको हल्का फुल्का वीक करने का सोच रहे थे, वो वीकनेस अब जो है स्ट्रेंथ में बदल जाती है। क्यों? जैसा कि मैं अभी आपको बता रहा था, किसी भी टॉपिक को अगर आपको इग्नोर करना है, उसके इंपैक्ट को खत्म करना है, तो उसके बारे में बात करना छोड़ दो। दोबारा जब हर जगह कास्ट 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 हर जगह होता रहेगा, नारे गूंजते रहेंगे, कास्ट 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 के बारे में बात होती रहेगी, तो ऑब्वियस ही बात है वो चीज और ज्यादा लाइमलाइट में आएगी, पिक्चर में आएगी। फिर कुछ लोगों के मन में जब देश में कुछ सिचुएशंस को या कुछ अपॉर्चुनिटीज को पाने के लिए कास्ट फैक्टर वर्क नहीं भी कर रहा होगा ना, लेकिन जब उनको लगेगा हमारी कास्ट के लिए ये वाला काम करा जा रहा है, तो हम क्यों ना इसका फायदा उठाएं, हम क्यों ना इस अपॉर्चुनिटी को लें। तो फिर जिन लोगों के दिमाग से, जिन लोगों की साइकोलॉजी से कास्ट का फैक्टर वीक हो रहा होता है, वो यू टर्न मार लेता है उनका दिमाग, उनकी साइकोलॉजी, और उनके दिमाग, उनकी साइकोलॉजी में कास्ट का फैक्टर स्ट्रेंथन होने लग जाता है। पहले मुझे आप लोग एक बात बताओ, इंट्रोडक्शन समझ में आया अच्छे से? ठीक है, ये टॉपिक को समझने से पहले ये इंट्रोडक्शन समझाना इसलिए जरूरी था क्योंकि दोस्तों एक चीज समझने की कोशिश करो, जो हम ये फैक्टर जो पढ़ने जा रहे हैं ना, ये सिर्फ नाम के फैक्टर्स नहीं है। ये हेडिंग को समझने के लिए आपको पहले ये समझना पड़ेगा कि जब हम ये बात कर रहे हैं कि फैक्टर्स स्ट्रेंथनिंग कास्ट सिस्टम एंड कास्ट आइडेंटिटी, तो यानी कि जोरों शोरों से चर्चा हो रही है कि कास्ट के बेसिस पर कास्ट को एक जरिया बनाकर अपॉर्चुनिटीज को ले लो। तो ये कहां से आ रही है आवाजें? ये अपॉर्चुनिटी दे कौन रहा है? अगर सरकार वीक कर रही थी यहां पर इन अपॉर्चुनिटीज को, समाज में अपॉर्चुनिटीज वीक हो रही थी कि कास्ट सिस्टम ज्यादा लाइमलाइट में नहीं आना चाहिए, ज्यादा हावी नहीं होना चाहिए, लोग ज्यादा कास्ट 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 ना करते रहे, कास्ट सिस्टम के बेसिस को जरिया ना बनाए अपनी जिंदगी का। लेकिन फिर क्या सरकार ही फिर वो जरिया बनाकर दे रही है क्या लोगों को? तो इसका मतलब क्या सरकार दो तरफा खेल रही है, या फिर समाज में कुछ और भी तत्व हैं जो कि वीक कर रहे हैं कास्ट सिस्टम को, कास्ट फैक्टर को, और उसको स्ट्रेंथन भी कर रहे हैं? इसलिए इसको कहा जाता है कि ये एक मजाक है, क्योंकि ये एक पैराडॉक्सिकल सिचुएशन है, दो तरफा बातें हो रही हैं यहां पर, ये एक दोगलापन है। तो सबसे पहले दोस्तों अपन समझते हैं पहला फैक्टर, विच इज स्ट्रेंथनिंग दी कास्ट आइडेंटिटी। कास्ट और पॉलिटिक्स, देखो राजनीति के क्षेत्र में कास्ट ने अपनी एक गहरी जगह बनाई है, इस चीज में कोई डाउट नहीं है। भारत की राजनीति की हम सिर्फ स्पेसिफिक बात कर रहे हैं, ये सारे पॉइंट्स इंडिया स्पेसिफिक हैं। भारत की राजनीति में कास्ट के फैक्टर ने एक बहुत अहम भूमिका निभाई है। राजनेताओं को कुछ साल पहले जब यह फील होने लगा कि हमें वोट पाने के लिए कुछ तो जरिया चाहिए ना, वोट पाने के लिए कुछ तो जरिया चाहिए। हम लोगों से कितने भी वादे कर लें, हम ब्रिजेस बनाएंगे, हाईवेज बनाएंगे, रोडवेज बनाएंगे, तो उनको ये लगा कि ये इससे हमें कोई वोट बैंक हमारा कोई स्ट्रांग नहीं होने वाला। लोगों को क्या लेना देना उससे? लोगों को
मतलब राजनेताओं को ये लगा कि लोग जो हैं वो जानते हैं कि कैसे ना कैसे करके जो भी सरकार सत्ता में आएगी, दूसरे देश के कंपैरिजन में अपने देश की स्थिति और परिस्थितियों को बढ़ाने के लिए ये सब तो निर्माण करवाएगी, रोडवेज, हाईवेज, एक्सप्रेसवेज, एयरपोर्ट्स, रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर। हमारा इससे क्या फायदा? अब राजनेताओं ने यह भी सोचा, मिडिल क्लास इनकम का जो आदमी है वो अपनी रोजी रोटी कमाई लेता है, तो उसको अगर हम वादे कर भी दे कि हम तुम्हारे जीवन में ये परिस्थिति चेंज कर देंगे, वो कर देंगे, तो उनको मतलब नेताओं को भी ये लगा कि हम इनके लिए क्या ही ज्यादा बेटर पॉलिसी बना पाएंगे। थोड़ा सा बस इनको टैक्स स्लैब जो है उसमें इजाफा दे सकते हैं, डायरेक्ट टैक्सेस, कॉर्पोरेट टैक्सेस इनके लिए कम कर दो, ये उसमें खुश हो जाएंगे। लेकिन उनको लगा इससे भी कोई हमें बहुत ज्यादा फायदा नहीं मिलने वाला। तो अब ये सोच रहे थे वोट बैंक पॉलिटिक्स कैसे बढ़ाया जाए, क्या करें क्या करें क्या करें। तब इनको ये समझ में आया कि समाज में कुछ लोग ऐसे हैं, इन्होंने इस चीज को समझा कि समाज में कुछ लोग ऐसे हैं कि पास्ट में उनके साथ आजादी से पहले अत्याचार हो रखा था, और जब अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल थी अपने आप को उठाने की, समाज में आपका अपना तबका बढ़ाने की, अपना औहदा बढ़ाने की, अपनी औकात बढ़ाने की, फाइनेंशियल सिचुएशन को अपने कंसोलिडेट करने की, तब ये लोग फायदा नहीं उठा पाए। क्यों नहीं उठा पाए? नेताओं को बताया गया और नेताओं ने समझा कि हमारे देश में सामाजिक कैंसर के नाम से एक चीज है, वो है कास्ट सिस्टम, जो ऊंच नीच का भेदभाव क्रिएट करता है। उसकी बेसिस पर कुछ कास्ट जो है उनको उच्च श्रेणी का दर्जा है, और कुछ कास्ट के लोगों को नीची कास्ट, नीची जाति के लोग समझा जाता है, लोअर कास्ट के लोग हैं वो। और वो आज तक देश में होने वाली डेवलपमेंट का, ग्रोथ का, फाइनेंशियल रिसोर्सेज का फायदा नहीं उठा पाई है। और जब उनकी संख्या देखी गई कैसे लोग हैं कितने, तो नेताओं की तो बल्ले बल्ले हो गई। क्यों? करोड़ों में फैले हुए हैं ऐसे लोग। तो राजनीति के क्षेत्र में सबसे बड़ा फैक्टर वोट बैंक पॉलिटिक्स को पाने के लिए जो पेनिट्रेट होना शुरू करता है वो आता है कास्ट सिस्टम। ये शुरुआती दौर से तो नहीं, आगे चलकर लेकिन ये ऐसा हुआ कि कास्ट और पॉलिटिक्स आपस में इतना घुल मिल गए दैट दे आर क्लोजली लिंक्ड टू ईच अदर। अब ये जो लिंक है कास्ट का और राजनीति का, इसकी वजह से हुआ क्या, सिर्फ ऐसा नहीं था कि जो नेता चुनाव लड़ रहे हैं वो दलितों से, लोअर कास्ट के लोगों से, जिनको शूद्र समझा जाता है, उनसे वादे करेंगे कि हम आपके लिए अच्छी पॉलिसीज बनाएंगे, वो बनाएंगे। ऐसा शुरू में हुआ। देखो, पावरलेस आदमी जिसको जनरेशन से पावर ना मिली हो, वो एक बहुत बड़ा कदम लेने से पहले डरता है, डगमगाता है। रियलिस्टिक एग्जांपल अगर मैं आपको इसके एक दो बताऊं, भगवान ना करे ऐसा किसी के साथ हो, लेकिन मान लो कि आपको अगर मुशक्कत ये करनी पड़ती हो कि घर में रोटी आ जाए, तो आपको रोज सड़कों पर निकलकर कोई सब्जी का ठेला, मूंगफली का ठेला, दूसरों के घरों में काम करना। अगर आपके जीवन की ये सच्चाई है ना, 2 वक्त की रोटी को कमाने के लिए अगर आप ये मीनियल काम करते हो, सब्जी का ठेला लगाना, फलों का ठेला लगाना, मूंगफली का ठेला लगाना, दूसरों के घरों में जाकर काम करना, बर्तन मांजना, और वहां पर आकर अगर मैं आपसे ऐसी बात कर दूं ना, अरे तुम कोई टेंशन मत लो, तुम्हारी परिस्थिति चेंज हो जाएगी, तुम्हारा दिल्ली में बंगलो होगा, तुम्हारे घर के बाहर फरारी खड़ी रहेगी, BMW खड़ी रहेगी, ऑडी होगी, लैम्बोर्गिनी होगी, नौकर चाकर तुम्हारे इर्द गिर्द होंगे, तुम ये स्टेप फॉलो करो, ये एग्जाम निकालो, उसके बाद अपनी जिंदगी को कन्वर्ट होते हो देखो, वो पर्सन सोचेगा कि उसकी परिस्थिति का मैं मजाक उड़ा रहा हूं। उसके अंदर क्योंकि इतना उत्साह, इतना मोटिवेशन है ही नहीं
क्योंकि वो पर्सन अपनी कंटेम्पररी रियलिटीज को देख रहा है या देख रही है, और जब मैं उससे बिल्कुल, वो है धरातल पे, बातें कर रहा हूं मैं उससे आसमान के बियॉन्ड जाकर, तो वो उसकी कंटेम्पररी रियलिटीज के साथ दूर दूर तक कहीं पर भी मैच नहीं करती वो चीजें, मेरी बातें। क्योंकि वो पर्सन ही सोचता है या सोचती है कि मेरी वास्तविकता के साथ, मेरी कंटेम्पररी रियलिटी के साथ, प्रेजेंट रियलिटी के साथ ये चीजें मेल नहीं खा रही हैं। तो वो पर्सन मेरी बातों को या तो बुरे सेंस में ले लेगा कि ये मेरा मजाक उड़ाने आए हैं यहां पर, या तो फिर वो हंसने लगेगा कि यार तुम भी यार कैसी बातें करते हो यार, ऐसा कैसे हो सकता है। बताओ ऐसा होता है कि नहीं होता है? आपने लाइफ में 17, 18, 23, 25 एग्जाम दिए, आपका कहीं सिलेक्शन नहीं हो रहा, और मैं आपको कहूं तुम यूपीएससी दो भाई, तुम कलेक्टर बन जाओगे, तुम डीएसपी बन जाओगे, एसडीएम बन जाओगे, तो आपको यह लगेगा कि भाई क्लर्क का एग्जाम, छोटे छोटे एग्जाम मुझसे निकल नहीं रहे, सपने दिखा रहे हैं ये कलेक्टर के बंगलों के। उस चीज में भी पर्सन ऑफेंड हो सकता है, या अपने ऊपर हंसने लग सकता है, या फिर उसको बेइज्जती भी हो सकती है कि तो मेरा मजाक उड़ा रहा है। मैं यहां से आपको इन कहानियों से बताना यह चाह रहा हूं, शुरुआती दौर में जब ये कास्ट का फैक्टर और राजनीति का संबंध जब बनना शुरू हुआ, कि कास्ट का फैक्टर पेनिट्रेट कर गया राजनीति के क्षेत्र में, तब जो राजनेता थे वो वही थे जो अभी तक सत्ता में बैठे हुए लोग थे, या फिर जो अभी तक चुनाव लड़ते थे, या फिर सत्ता में बैठने का सपना देख रहे हैं। मैं सिर्फ आपको यह बता रहा हूं कि शुरुआती दौर में उन्होंने कास्ट के फैक्टर को, दलित के फैक्टर को, शूद्र के फैक्टर को इनकॉर्पोरेट करा अपने वोट बैंक पॉलिटिक्स को बढ़ाने के लिए। लेकिन अभी भी जो दलित थे, जो शूद्र थे, जो लोअर कास्ट के जो लोग थे, वो सिर्फ वोटर्स थे। जब उनको कुछ सालों के बाद ये लगा यार ये राजनेता जो हैं, ये अलग अलग स्टेट में ये फीमेल पॉलिटिशियन है, मेल पॉलिटिशियन है, कब से हमें वादे कर रहे हैं हम तुम्हारे लिए ये स्कीम बनाएंगे, हम तुम्हें रोजगार देंगे, हम तुम्हारे बच्चों को स्कूल भेजेंगे, स्कूल जाने का पैसा देंगे, तुम्हारी लड़कियों को हम इस योजना के तहत जो है साइकिल देंगे, फोन देंगे, उसकी कॉलेज की फीस जो है सरकार भरेगी। लेकिन इससे इतनी सारी स्कीम में एनरोल होने के बावजूद भी, या फिर बहुत बार तो एनरोल भी नहीं करा जाता है, वादे कर दिए जाते हैं, कभी कभार स्कीम्स जो है उसमें जितना पैकेज अनाउंस करा जाता है वो नहीं दिया जाता है, जो फैसिलिटीज अनाउंस करी जाती है वो नहीं दी जाती हैं, दी भी जाती हैं तो फिर उसका कोई इंपैक्ट तो पड़ नहीं रहा है। हम तो आज़ादी से पहले भी वही थे, अब भी वही है, बल्कि किसी किसी लोगों को तो ये भी लगा कि उनकी हालत और बद से बदतर हो गए। बल्कि तो लोअर कास्ट के लोगों ने अब थोड़ी सी हिम्मत जुटाना शुरू करी, और उन्होंने कहा यार हम अपने जीवन की रिस्पॉन्सिबिलिटी जो चुनाव लड़ रहे हैं उनके हाथ में क्यों दे दे, कि वो हमारे लिए कल को चुनाव जीतने के बाद पॉलिसी बनाएंगे। ये हमारा इस्तेमाल कर रहे हैं। लोअर कास्ट के लोगों को समझने की कोशिश करो आप सब लोग, मैं क्या बता रहा हूं। लोअर कास्ट के लोगों को अब थोड़ा सा उनका मेंटोस खा के उनके दिमाग की बत्ती जली कि यार ये हमारा सिर्फ फायदा उठा रहे हैं अपने वोट बैंक पॉलिटिक्स को स्ट्रॉन्ग करने के लिए, अपना पॉलिटिकल उल्लू जो है उसको मजबूत करने के लिए। इससे हमारी कोई एम्पावरमेंट या फिर हमारी कंटेम्प्रेरी रियलिटी में या फिर हमारी परिस्थितियों में कोई बहुत भयंकर चेंज नहीं आने वाला है। तो कुछ लोअर कास्ट के लोगों को यह लगा हम ना राजनीति में कूद जाते हैं। कैसे? राजनीति में तो अभी भी कूदे हुए हैं, लेकिन अभी एज अ वोटर्स कूदे हुए हैं। अभी क्या सोचकर राजनीति में कूदना चाह रहे हैं? अब हम चुनावी स्तर पर खड़े होंगे, हम चुनाव लड़ेंगे, हम सत्ता में आएंगे, हम कुर्सी ऑक्यूपाई करेंगे, हम रोल मेकर, डिसीजन मेकर, पॉलिसी मेकर, ये सब रोल जो है वो निभाना चाहेंगे। अब सवाल ये उठता है ये हिम्मत आई कहां से इनमें? हिम्मत आई लोअर कास्ट के लोगों में एक चीज बहुत होती है, और वो है दोस्तों यूनिटी। मानते हो इस चीज को? हाँ या ना?
हिंदुस्तान में बहुत सारी जगह आपने देखा होगा, बहुत यूनिटी होती है। अभी तक क्या होता था, कोई भी एक राजनेता इनके गली मोहल्लों में आकर प्रवचन देकर इनको चला जाता था। तो सारे जो लोअर कास्ट के लोग हैं, मान लो कि सारे शूद्र है, सारे दलित एक एरिया के, वो इकट्ठे हुए और उन्होंने स्पीच सुनी, पॉलिटिकल रैली में नेता को बोलते हुए सुना। आगे जाके जब इनको पता लगा कि हमें बेवकूफ बनाया जा रहा है, हमारे साथ तो कुछ हो नहीं रहा है, अब एक इन्हीं के ग्रुप में से एक शूद्र, एक लोअर कास्ट का पर्सन, एक दलित लीडर खड़ा हुआ, जिसने बोला मैं अब आने वाले इस चुनाव को लड़ना चाहूंगा, मैं बनना चाहूंगा तुम्हारा इस एरिया से, इस कॉन्स्टिट्यूएंसी से एमएलए और एमपी। क्यों ना, मतलब ऐसी बातें भी बोली गई कि क्यों ना हम सब मिलकर एक पॉलिटिकल पार्टी बना लें, हम सारे कूद पड़े, कल को हमारी सरकार होगी तो हम ही लोग एक राज्य के अंदर गृह मंत्री, मुख्यमंत्री, वित्त मंत्री, कृषि मंत्री, ये सब रहा करेंगे। लोअर कास्ट के लोगों को आइडिया तो बड़ा अच्छा लगा और ऐसा उन्होंने करा भी, और इसके रिजल्ट उनको मिले भी। जैसा कि मैं आपको बता रहा था, महाराष्ट्र में एक ग्रुप बना था ना, मैंने आपको एक दो लेक्चर पहले एक दो नाम बताए थे, दलित पैंथर्स के नाम से। और यूपी में BS4 बहुजन, ये ऐसे होता है जैसे ये बहुजन है ना, S4 का मतलब होता है S 4 बार, बहुजन समाज शोषित संघर्ष समिति। तो क्या जो भी मैंने आपसे बातें बोली वो हमें अपने कंटेम्प्रेरी रियलिटी में देखने को मिलती है क्या? लेट्स प्रूव दिस। मैंने आपको पूरी जर्नी बता दी। कास्ट और पॉलिटिक्स जब से मिक्स हुए थे, पहले ये सिर्फ वोटर्स थे लोअर कास्ट के लोग, फिर ये जाके सत्ता में बैठने का ख्वाब देखने लगे, पार्टी बनाने का ख्वाब देखने लगे, इनको लगा ये सच में पावर में आ जाएंगे। तो ऐसा हुआ है कि नहीं हुआ है? टेल मी वन थिंग, डू यू नो द लीडर नेम्ड मायावती? मायावती जी का नाम जानते हो? किसको रिप्रेजेंट करती है वो? कौन से कास्ट के लोगों को, कौन से ग्रुप को? किसकी लीडर है वो? ब्राह्मणों की, क्षत्रियों की, वैश्यों की, शूद्रों की, दलितों की, लोअर कास्ट के लोगों की? किसकी लीडर है वो? हर पार्टी का एक नारा होता है ना, मतलब एक आइडियोलॉजी होती है। वो किसके इंटरेस्ट को प्रमोट करना चाहती है? बताओ। दलितों के इंटरेस्ट को प्रमोट करना चाहती है, राइट? क्या वो सत्ता में आई है कभी प्राची? बिल्कुल आई है। तो ये चीज जो हम बात कर रहे हैं कास्ट और पॉलिटिक्स की, क्या ये सच में ग्राउंड रियलिटी में हमें देखने को मिला है? जी हाँ, मिला है। बहुत सारे इसके प्रूफ है। और मायावती जी से पहले आपने एक पर्सन का नाम सुना कभी? कांशीराम, है ना? किसके लीडर थे वो? किसके इंटरेस्ट को प्रमोट करना चाहते थे? अगेन लोअर कास्ट के लोगों को, दलितों को, है ना? ये सब इंफॉर्मेशन कहां गिवन है? अगर ये सब इंफॉर्मेशन अगर आपको जाननी है, क्लास 12th में जो पॉलिटिक्स इन इंडिया सिंस इंडिपेंडेंस, पोस्ट इंडिपेंडेंस की जो एनसीईआरटी है, उसमें दे रखा है लास्ट चैप्टर में, चैप्टर नंबर 9 में, और चैप्टर नंबर 7 में भी, पॉपुलर मूवमेंट्स में भी। ठीक है? तो दे बोथ आर क्लोजली लिंक्ड, और ये जो लिंक है इसकी वजह से हुआ क्या, राजनीति के अंदर जब कास्ट का फैक्टर मर्ज होने लगा, इसकी वजह से लोअर कास्ट के लोग जो हैं उनके अंदर सशक्तिकरण आया। दे फेल्ट एम्पावर्ड, क्योंकि उन्होंने राजनीति को और
चुनावी माहौल को और चुनावी स्तर को एक ऐसा ग्राउंड देखा कि जहां पर वो अपनी फीलिंग्स को वेंटिलेट कर सकते हैं, निकाल सकते हैं, वो क्या सोचते हैं, किस चीज का उनके जीवन में अभाव है, कमी है, वो क्या चाहते हैं, उनकी क्या डिजायर है, क्या विश है, उनके लिए क्या करा जाए। ऑब्वियसली बात है, अगर कोई हम अपना प्रतिनिधि चुनकर लॉ मेकिंग बॉडीज में भेज रहे हैं, पार्लियामेंट में या स्टेट लेजिस्लेचर में, तो ऑब्वियसली बात है हर किसी एक ग्रुप के लोगों की कुछ डिमांड होती है कि कल को ये जब पॉलिसीज वगैरह बनाएंगे तो हमारे लिए ऐसी ऐसी पॉलिसीज बनाएं। तो ऐसी इनकी भी डिमांड थी। तो जब इनको लगा बहुत सालों तक राजनेता हमारे लिए कुछ नहीं कर रहे हैं, तो क्यों ना हम ही इलेक्शंस लड़ जाएं। तो इन्होंने चुनाव के मैदान को, इलेक्शंस को ऐसा देखा कि ये एक ऐसा ग्राउंड है जहां पर अपनी फीलिंग्स को निकाल सकते हैं। और आगे चलकर, जैसा कि मैंने आपको बताया, पहले दूसरे राजनेताओं पर निर्भर रहते थे, फिर खुद पॉलिटिक्स के अंदर एंटर कर गए, तब इनको फील हुआ कि यार पॉलिटिक्स एक बढ़िया चीज़ है, क्योंकि यहाँ पर हम एक अपनी पावर लॉबी बना सकते हैं। मतलब हमारे जैसे जो पीड़ित लोग हैं या फिर हमारा जो ग्रुप है, सारे दलित मिलकर एक क्यों ना एक पार्टी बना ले, एक ग्रुप बना ले और चुनावी मैदान के अंदर कूद जाए। तो इसका सबसे प्रोमिनेंट एग्जाम्पल है, जितनी मैंने आपको कहानी बताई, अब आपको कंफ्यूजन नहीं होगी ये वाली लाइन समझने में, दलित पॉलिटिक्स। जैसे मैंने आपको बताया कि इनकी तरफ से, इनके बीचों बीच में से एक लीडर जो है वो खड़ा हो जाएगा और वो कहेगा कि हम सब मिलकर एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया, इनमें यूनिटी बहुत है। जो अभी तक मान लो कि किसी एक नॉन दलित कैंडिडेट को वोट दे भी रहा था ना, या कुछ लोग, कुछ दलित वोट दे भी रहे थे, लेकिन जब उनको ये पता लगेगा एक दलित कैंडिडेट खड़ा हो गया है, तो अभी तक जो वोट उनका जा रहा था वो वोट रुक जाएगा। और दलित कैंडिडेट अगर इन्हीं के बीच में से खड़ा होकर अगर ये बोलते कि हाँ, आने वाले चुनाव के अंदर मैं खड़ा होना चाह रहा हूं, या मैं मतलब इलेक्शन लड़ना चाह रहे हैं, हम कैंडिडेट बनना चाह रहे हैं, हम रिप्रेजेंटेटिव बनना चाह रहे हैं आपके, तो वो सारे के सारे जो इनकी पूरी जो ग्रुप है वो वोट देगा इस दलित कैंडिडेट को। तो दलित पॉलिटिक्स इज वन सच एग्जांपल जहां पर दलित जो हैं वो कोशिश कर रहे हैं कि वो अपनी आइडेंटिटीज को भी एजर्ट करें। उनको ये लगने लगा हम क्यों किसी के आश्रय रहे, और उसमें शर्मिंदगी वाली क्या बात है कि हम दलित हैं। हम चुनावी माहौल के अंदर चुनाव के ग्राउंड को इस्तेमाल करेंगे इस चीज को पोर्ट्रे करने के लिए कि हमारी अपनी खुद की आइडेंटिटी है। अब दिक्कत दोस्तों यही है, जब कोई अपनी लोअर कास्ट या बीइंग अ दलित की आइडेंटिटी को एजर्ट करने लगेगा, बूस्ट करने लगेगा, तो कास्ट सिस्टम या कास्ट आइडेंटिटी ऑब्वियस ही बात है स्ट्रेंथन ही होगी, वो स्ट्रेंथन ही होगी, उसकी स्ट्रेंथनिंग ही होगी। तो दे आर ट्राइंग टू एजर्ट देयर आइडेंटिटीज, और वो सक्सेसफुल भी रहे हैं, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया उत्तर प्रदेश के इलेक्शंस में, बिहार के इलेक्शंस में, इन कैप्चरिंग पावर इन वेरियस स्टेट्स लाइक यूपी एंड बिहार। जैसे दोस्तों आप यहां पर आओगे ना, चैप्टर नंबर 7 पर पॉपुलर मूवमेंट्स, 12th क्लास की जो पॉलिटिकल साइंस की एनसीईआरटी है पोस्ट इंडिपेंडेंस वाली, इसमें आपको ये मूवमेंट देखने को मिलेगी, दलित पैंथर्स। अब जैसे आप यहां पर एक लाइन देखो, आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। बाय द अर्ली 1970s, 1970 के दशक में, फर्स्ट जनरेशन ऑफ दलित ग्रेजुएट्स, पढ़ लिख गए, ये दलित जो लोग थे वो पढ़ लिख गए, ग्रेजुएट्स बन गए, स्पेशली दोस्त लिविंग इन सिटी स्लम्स, जो शहरों में जो झोपड़पट्टियां बनी होती थी वहां से आते थे और ग्रेजुएशन कर ली इन्होंने अपनी। उसके बाद दे बिगेन टू एजर्ट देमसेल्व्स फ्रॉम वेरियस प्लेटफॉर्म्स, और इस कदर उत्तेजित हो गई है कि इन्होंने अपना एक मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन बना लिया था।
दलित यूथ के नाम से महाराष्ट्र के अंदर 1972 में। और किस किस इशू के लिए लड़ते थे ये? कास्ट बेस्ड इनइक्वालिटीज, मटेरियल इनजस्टिस। उनकी डिमांड क्या थी कि प्रॉपर तरीके से रिजर्वेशन जो है और जो दूसरी पॉलिसीज इनके लिए बनाई जाती हैं वो अच्छे से इंप्लीमेंट हो। अब दोस्तों अगर आप चैप्टर नंबर 9 को देखोगे सेम 12th क्लास की पॉलिटिकल साइंस की पोस्ट इंडिपेंडेंस वाली बुक के अंदर एनसीईआरटी में, तो जो ये चैप्टर रिसेंट डेवलपमेंट्स इन इंडियन पॉलिटिक्स, ये हमें बताता है कि 1990s के बाद से ना जो देश में हमारे एक नई तरह की राजनीति जो शुरू हुई थी वो था एरा ऑफ कोलिजन पॉलिटिक्स। और ये एरा चलता रहा कब तक? 2014 में जब प्रधानमंत्री बने श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी, तब उन्होंने और उनकी पार्टी बीजेपी ने इस ट्रेंड को तोड़ा जो 1990 के दशक से लगातार कोई भी एक सिंगल पार्टी मेजॉरिटी से सत्ता में नहीं आ पा रही थी। अब ये पूरा का पूरा सिलसिला था, यानी कि 1990 से लेकर 2014 का अलायंसेस का। अब अलायंसेस में क्या होता है कि अगर आपको पावर में आना है, सत्ता में आना है, मान लो हम सेंट्रल गवर्नमेंट की बात करते हैं लोकसभा के इलेक्शंस की, कि सेंट्रल लेवल पर सरकार एक बननी है, तो यहाँ पर बहुत सारी जो पार्टीज हैं उनको एक दूसरे को खुश करके चलना पड़ेगा, वही बनेंगे कोलिजन पार्टनर्स, वही बनेंगे सारे के सारे अलायंसेस। और उसमें कुछ पार्टीज ऐसी भी आई जिनका इंपॉर्टेंट रोल था, लाइक पार्टीज, दलित पार्टीज, जहां पर कैंडिडेट जो लोग थे, जो लीडर्स थे वो दलित थे, उनको भी खुश करना जरूरी था, कल को वो दूसरे ग्रुप की तरफ ओरिएंटेड ना हो जाए। ये भी सेंट्रल गवर्नमेंट में बैठी हुई सरकारों को, स्टेट गवर्नमेंट में बैठी हुई सरकारों को डर लगता था, क्योंकि हर जगह कोलिजन पॉलिटिक्स, अलायंसेस पॉलिटिक्स का सिलसिला चल रहा था। किसी भी सिंगल पार्टी को इतनी सीटें मिल ही नहीं रही थी कि वो खुद के दम पर सरकार बना ले। तो ये भी एक चिंता का एक मंजर था इस जमाने में। अब जैसे अगर आप यहाँ पर देखो, जो मैं आपसे बातें इधर कर रहा था, ये BS4 और इन सब के बारे में, दलित पॉलिटिक्स के बारे में, तो आप एक चीज़ यहाँ देखने की कोशिश करो। 1980s में हमें एक बहुत बड़ा उछाल देखने को मिलता है इन पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ दलित्स। 1978 में बैकवर्ड एंड माइनॉरिटी कम्युनिटीज एम्प्लॉयज फेडरेशन, BAMCEF का नाम का एक ग्रुप बना, ठीक है। ये सिर्फ, ये कहने को तो वैसे ट्रेड यूनियन था गवर्नमेंट एम्प्लॉयज का, लेकिन सिर्फ एक ट्रेड यूनियन नहीं था। ये फेवर करता था कि पॉलिटिकल पावर में बहुजन्स को एंटर करना चाहिए, और बहुजन एक कॉमन टर्म थी जो कि यूज करी जाती थी फॉर SC, ST, OBC एंड माइनॉरिटीज। बेसिकली जो लोग समाज में पीड़ित है, संघर्ष कर रहे हैं, जिनका शोषण हो रहा है। तो आगे चलकर, जैसा कि मैंने आपको बताया, जो कांशीराम थे और आगे चलकर फिर मायावती जी, इन्होंने कुछ ग्रुप्स बनाना शुरू करे। जैसे कांशीराम की अध्यक्षता में पहले ग्रुप्स बने DS4 या BS4, जैसे दलित शोषित समाज संघर्ष समिति, एंड लेटर बहुजन समाज पार्टी BSP, जो आज भी जिंदा है, ठीक है। तो यहां पर दलित वोटर्स इकट्ठे कर पाए इन पंजाब, हरियाणा, यूपी, ठीक है। और इनको 1991 के इलेक्शंस में ब्रेक थ्रू भी मिला, उत्तर प्रदेश की राजनीति में ही आ गए। अब जब इनको इससे रिजल्ट मिल रहा है, जब ये बात हो रही है बहुजन्स की, दलित वोटर्स की, ठीक है, और मैंने जैसे कि आपको बताया इनकी भारी भरकम मात्रा थी, मेजॉरिटी ऑफ द पॉपुलेशन है, ठीक है, यूनिटी बहुत ज्यादा है। तो फिर इसकी वजह से क्या हुआ कि ये अपनी आइडेंटिटी जो है वो अलग से एजर्ट करने लगे, और जब ये एजर्ट करने लगे
तो ऑब्वियस सी बात है कास्ट आइडेंटिटी और कास्ट का फैक्टर जो है वो तो स्ट्रेंथन होगा ही होगा। ठीक है, एक चीज करेक्ट कर लेना, ये BS4 नहीं है, DS4 है। गलती से मैंने BS4 लिख दिया, और पहले भी आपको गलती से मैंने BS4 बताती है, DS4 है। ये बहुजन नहीं, दलित दलित और उसका नाम है, पहले शोषित आएगा फिर समाज आएगा, दलित शोषित समाज संघर्ष समिति। ये हो गया D, ये पहला S, ये दूसरा S, ये तीसरा S, ये चौथा S, 4 S। ठीक है, तो इसको इत्मीनान से पढ़ना पोस्ट इंडिपेंडेंस को, तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आएंगी सारी चीज़ें, सारे एस्पेक्ट्स। ओके, फिर दोस्तों हम बात करते हैं दूसरे फैक्टर के बारे में जिसने कास्ट आइडेंटिटी को स्ट्रेंथन करा, वो है डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन। अब हर जगह जब पावर की बात चल रही थी तो इनको लगा कि पावर जो है वो क्यों ना ग्राउंड लेवल से ही शुरू करी जाए। मतलब लोअर कास्ट के लोगों को, दलितों को ये लगा कि क्यों ना जो पावर में आने का जो सिलसिला है, तो सबसे पहले हम ग्राउंड लेवल से शुरू करते हैं पावर में एंटर करना। और ग्राउंड लेवल पर आपको हमारे देश में क्या देखने को मिलता है, डिसेंट्रलाइज लेवल पर, ग्रास रूट लेवल पर, वो है पंचायती राज सिस्टम। ठीक है, अब इसके लिए यहां पर मैं ये नहीं कह रहा हूं कि पंचायती राज सिस्टम में ये चुनाव लड़ने पहुंच गए। लोअर कास्ट के लोगों के लिए सरकार ने पंचायती राज सिस्टम के अंदर सीटें जो है वो आरक्षित करना शुरू करी, रिजर्वेशन प्रोवाइड करा गया पंचायती राज सिस्टम में, जिसकी वजह से लोअर कास्ट के लोगों को अपॉर्चुनिटी मिली कि वो अपने आप को एम्पावर कर सकें। और जब रिजर्वेशन मिला तो वो रिजर्वेशन देखो दोस्तों ऐसे मिला जैसे कि मैंने आपको बताया था, बहुत बारी अगर आप ग्राउंड लेवल पर, ग्रास रूट लेवल पर चुनाव के बारे में पढ़ोगे तो ऐसा होता है कि वैसे तो जनरल सीटों पे इलेक्शंस होता रहता है, लेकिन बहुत बार जैसे पंचायत में, ग्राम सभा के ये जो चुनाव होते हैं, पार्षद के चुनाव होते हैं, इनके लिए सीट्स जो है वो रिजर्व हो जाती है। जैसे मान लो कि इस बार इलेक्शन जो था वो जनरल सीटों पर था, अगली बार जो इलेक्शन है 5 साल के बाद वो हो सकता है कि महिला सीट आरक्षित हो जाए, फिर उसके अगली बार ST या SC की सीट आरक्षित हो जाए कि वहां से सिर्फ वही लोग खड़े हो सकते हैं, वही लोग जीतेंगे। वोट उनको सब लोग करेंगे, जनरल पॉपुलेशन सब लोग करेंगे, लेकिन वो सीट आरक्षित है कि कोई ST या SC उम्मीदवार ही खड़ा हो सकता है उस सीट से, अब कोई जनरल कैंडिडेट खड़ा नहीं हो सकता, ताकि उनको एम्पावरमेंट मिले, इसलिए ऐसा करा जाता है। अब मुझे एक बात बताओ, जब ऐसा होता रहेगा हमारे देश के अंदर, कास्ट सिस्टम इससे वीक होगा कि स्ट्रांग होगा? ऑब्वियस सी बात है, स्ट्रांग होगा। फिर दोस्तों हम बात करते हैं लेजिस्लेटिव मेजर्स की। बड़े सारे सोशल लेजिस्लेशंस, रूल्स, रेगुलेशंस, लॉज जो हैं वो भी इंट्रोड्यूस करे गए थे पोस्ट इंडिपेंडेंस एरा में, जिनका मकसद ये था जो डाउन ट्रोडन सेक्शन ऑफ द सोसाइटी है उनके इंटरेस्ट को सेफगार्ड करा जा सके, डाउन ट्रोडन सेक्शन ऑफ द सोसाइटी के इंटरेस्ट को सेफगार्ड करा जा सके, बचाया जा सके, छुआछूत को, अनटचेबिलिटी को इरेडिकेट करा जा सके, और सोशल और इकोनॉमिक डेवलपमेंट फैसिलिटेट करी जा सके डिप्रेस क्लासेस के लिए। तो इसके लिए जैसे एक एक्ट आता है, वैसे तो बड़े सारे एक्ट आए थे, लेकिन एक एक्ट आता है जैसे अनटचेबिलिटी ऑफेंसेस एक्ट ऑफ 1955, कि अगर किसी ने कहीं पर भी वर्क प्लेस के अंदर, प्राइवेट स्फीयर के अंदर, आपके घर में काम वाली काम करने आती हैं, आप कहीं ऑफिस जा रहे हो, ठीक है, आपकी कास्ट के बेसिस पर किसी ने मजाक उड़ाकर आपके साथ छुआछूत करने की कोशिश करी, हमसे दूर रहो, तुम्हारी परछाई हमारे पास नहीं पड़नी चाहिए, हमें टच मत करो, शुश हो जाओ, दूर हो जाओ हमसे, ठीक है, तो ये एक प्रकार की अनटचेबिलिटी है। तो इसको एक पनिशेबल ऑफेंस बनाया गया, अनटचेबिलिटी को प्रैक्टिस करना इस एक्ट के अकॉर्डिंग। और इस एक्ट के अकॉर्डिंग ये भी होता है, जैसे एक एक्ट ये भी है कि
आप ना कभी भी किसी पर्सन को ऐसे वर्बल अब्यूज नहीं कर सकते हो कि आप किसी को चमार बोल रहे हो, इसमें ये भी एक पनिशेबल ऑफेंस है। ठीक है, ये डेरोगेटरी टर्म होती है। हम जैसे दलित वर्ड तो यूज कर लेते हैं, वैसे यूज तो देखो ऐसे वर्ड्स भी नहीं करने चाहिए, लेकिन अब ये सब चल तो रहा ही है देश की राजनीति में, समाज में। लेकिन अ डेरोगेटरी टर्म नोन एज चमार, ऐसा ये वर्ड आप यूज नहीं कर सकते हो। अगर आपने कहीं पर भी यूज करा, मजाक में भी किसी को बोलते हो, अगर आप 18 साल प्लस हो तो आपके खिलाफ कार्रवाई हो सकती है। और ये नॉन बेलेबल ऑफेंस की कैटेगरी में भी बहुत बार आ जाता है। ठीक है, मजिस्ट्रेट के ऊपर डिपेंड करता है कि अगर वो गुस्सा हो गए, नाराज़ हो गए कि आप बहुत बदतमीज़ी से आपने ऐसा सबके सामने बोला या फिर सामने वाले की रेपुटेशन को हार्म करा, ऐसे पर्सन की जो लोअर कास्ट से बिलोंग करता है, तो सख्त कानूनी कार्रवाई आपके खिलाफ हो सकती है और आपको जेल भी भेजा जा सकता है। इट इज़ अ पनिशेबल ऑफेंस किसी को चमार कहना। ठीक है, फिर कास्ट बेस्ड एफर्मेटिव एक्शंस। ठीक है, अब कास्ट बेस्ड एफर्मेटिव एक्शन का मतलब एक पर्टिकुलर कास्ट के लिए रिजर्वेशन जो है, कोटा जो है वो बनाना, कहां पर, एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस में, कुछ जॉब्स में, लाइक गवर्नमेंट जॉब्स की प्रमोशन में भी। इसकी वजह से भी कास्ट आइडेंटिटीज जो है वो स्ट्रेंथन हुई है। फॉर एग्जाम्पल, रिसेंटली कुछ कास्ट ग्रुप्स हैं वो ये डिमांड कर रहे हैं कि उनको ओबीसी स्टेटस मिलना चाहिए। तो अब ये डिमांड कहां से उठ रही है? ये डिमांड अगर उठ रही है तो ऑब्वियस ही बात है, यानी कि उनको ये पता लग गया है कि कास्ट के बेसिस पर या फिर कास्ट के ग्राउंड को यूज करते हुए हम एम्पावर हो सकते हैं समाज के अंदर। इसकी वजह से कास्ट आइडेंटिटी स्ट्रेंथन हुई है। फिर है कलेक्टिव मोबिलाइजेशन। कास्ट ग्रुप्स जो हैं वो मोबिलाइज कर रही हैं, एकत्रित कर रही हैं, एंड दे आर कलेक्टिवली डिमांडिंग इक्वालिटी, समानता है, और नॉन डिस्क्रिमिनेशन हो इन द वेक ऑफ इंसिडेंट्स ऑफ एट्रोसिटीज ऑन दलित्स। पास्ट में हमारे देश के अलग अलग कोनों में कुछ ऐसे घटनाक्रम हुए हैं जहां पर दलितों के खिलाफ कुछ एट्रोसिटीज हुई है कि उनको मारा पीटा गया है, उनका शोषण हुआ है, उनके खिलाफ एक्सप्लॉयटेशन हुई है। तो वो ये डिमांड करने लगे हैं सड़कों पर आकर, और गवर्नमेंट को प्रेशराइज करना उन्होंने शुरू कर दिया कि दे वांट इक्वालिटी एंड नॉन डिस्क्रिमिनेशन। और ये कलेक्टिव मोबिलाइजेशन टर्म ही अपने आप में दिखाता है कि सरकार ने मानी भी है इनकी बात, क्योंकि इनके अंदर यूनिटी बहुत है, मासेस में यूनिटी बहुत है, दलित मासेस में यूनिटी काफी काफी ज्यादा है। कास्ट एज अ सिस्टम, कास्ट एज एन आइडेंटिटी, कास्ट फैक्टर इसलिए भी स्ट्रेंथन हुआ है बिकॉज ऑफ डोमिनेंट कास्ट फिनोमिना। जब बहुत सारे लोअर कास्ट के लोगों ने ये देखा, जैसे पर्टिकुलरली अगर हम यहां पर बात करें उत्तर प्रदेश और बिहार के अंदर, कि कुछ ऐसे क्लासेस के लोग हैं, ध्यान से सुनना, लोअर कास्ट के लोगों ने ये देखा, लाइक दलित्स ने, शूद्र ने ये देखा कि हमारे गांव के अंदर, हमारे जिले में, डिस्ट्रिक्ट में, विलेजेस में कुछ ऐसी क्लासेस हैं विच आर वेरी रिच, दे हैव टू मच या फिर वास्ट अमाउंट ऑफ लैंड, और उसके साथ इनके पास वहां पर पावर बहुत है। तो लोअर कास्ट के लोगों ने देखा कुछ लैंड ओइंग क्लासेस हैं जो कि कुछ राज्यों में ऑपरेट करती हैं, और वो लैंड ओइंग क्लासेस, ध्यान से समझना, जब लोअर कास्ट के लोगों को ये लगा कि जमीन होने की वजह से इनका वर्चस्व बहुत है हमारे गांव में, हमारे जिले में, और ये राजनीति में अपना डंका बजाकर बैठे हुए हैं क्योंकि इनके पास जमीन, प्रॉपर्टी, शानो शौकत बहुत है, और इनका नंबर भी बहुत ज्यादा है। ऐसे लोग जिनके पास जमीन बहुत ज्यादा है, ऐसे लोगों का अच्छा खासा नंबर है। तो डोमिनेंट कास्ट के मतलब ये जिनके पास ऐसी क्लासेस, लैंड ओइंग क्लासेस जो पॉलिटिकल पावर में बैठी हुई है, ऐसे फिनोमिना को चैलेंज करने के लिए जो लोअर कास्ट के जो लोग हैं, उन्होंने ये सोचा कि हमें एकत्रित होकर राजनीति के अंदर हमें भी कूदना चाहिए। वी ऑल्सो वॉन्ट पॉलिटिकल पावर। तो क्या हुआ कि अगर हमारे पास लैंड नहीं है
और इससे जब ये डिमांड उत्पन्न हुई कि हमारे पास लैंड नहीं है और सरकार के ऊपर जब प्रेशराइज करा गया, तो सरकार ऐसे ही एरियाज में कुछ साल पहले, जैसे आप पढ़ते हो एग्रीकल्चर में मेरे साथ, इकोनॉमिक्स में, कि लैंड रिफॉर्म मेजर्स लेकर आई, क्योंकि लैंड आपको क्या करता है, इकोनॉमिकली इंपावर करता है लैंड आपको, लैंड एज अ रिसोर्स, लैंड एज एन एसेट, इकोनॉमिकली इंपावर करता है। तो जब लैंडलेसनेस के फिनोमिना को, हमने एग्रीकल्चर में टर्म पढ़ा था ना, लैंडलेसनेस, इस फिनोमिना को जब खत्म करा जाएगा और रिच लैंड ओइंग क्लासेस से जमीन लेकर ऐसे लोगों को दी जाएगी कि वो भी पॉलिटिकल एम्पावर हो सकें और इक्वालिटी आए वहां पर इन टर्म्स ऑफ लैंड एज अ रिसोर्स, तब जाकर फिर दलितों को, लोअर कास्ट के लोगों को यह भी लगने लगा कि चलो सरकार की कानूनी व्यवस्था की मदद से, पॉलिसी मेकिंग की मदद से, लैंड रिफॉर्म मेजर्स की मदद से हमें ज़मीन तो मिल गई। वो अलग बात है कि बहुत अधिक मात्रा में नहीं मिली है, जितनी भी मिली चलो मिली तो सही, सबको नहीं मिली लेकिन कुछ लोगों को तो मिली सही। लेकिन अब हम राजनीति के अंदर भी कूदते हैं और ऐसे लोगों को अब हम चैलेंज करने की कोशिश करेंगे। कुछ एक्सपर्ट्स इस फिनोमिना को कहते हैं कास्टिज्म। अब जब कास्टिज्म है ही, तो फिर कैसे कास्ट का फैक्टर वीक हो रहा है, वो तो स्ट्रांग हो रहा है। ये शॉर्ट टर्म में तो बहुत अच्छा दिखता है कि यस, लोगों ने अपने अधिकारों की लड़ाई करी, उन्होंने अपने आप को एम्पावर करवाया, एकत्रित होकर, इकट्ठा होकर यूनिटी दिखाई, आवाज उठाई, सरकार को प्रेशराइज करा। लेकिन लॉन्गर रन के अंदर, ठीक है, शॉर्ट रन के अंदर तो इसलिए अच्छा है बिकॉज इसकी वजह से जो मॉडर्न डेमोक्रेसी है वो लिंक हो जाती है मासेस के साथ, यानी कि लोकतांत्रिक व्यवस्था के अंदर कुछ लोगों का से हो जाता है, कुछ लोगों की पहचान आ जाती है, कुछ कहने की, कुछ करने की, सरकार को प्रेशराइज करने की, अपनी डिमांड को मनवाने की, थ्रू कास्ट बेस्ड पॉलिटिकल मोबिलाइजेशन। टर्म की तरफ ध्यान देना, कास्ट के बेसिस पर लोग पॉलिटिकली मोबिलाइज हो गए, इकट्ठा हो गए, और वो पार्टिसिपेट भी कर रहे हैं राजनीति के अंदर। लेकिन इसकी वजह से जो हम भारत देश के अंदर सभी लोगों की एक सिंगल नेशनल आइडेंटिटी जो बनाना चाह रहे हैं, वो नहीं बन पाती है, वो थ्रेटन होने लग जाती है। जब सब लोग ऐसे पेरोकियल और नैरो आइडेंटिटीज लेकर चलेंगे कि हम दलित हैं, हम शूद्र हैं, हम ब्राह्मण हैं, हम क्षत्रिय हैं, हमारा वर्चस्व बहुत है गांव के अंदर, एक जिले के अंदर, राजनीति में हम ही हैं, ये व्यापार हम ही मारवाड़ी करते हैं, हम ही बनिया ये जनरल स्टोर्स चलाते हैं इस एरिया के अंदर। जब ऐसे लोग बात करने लग जाते हैं कि हम अपनी कास्ट की बदौलत ये हैं, हमारी गांव में वर्चस्व इसलिए है, या हम राजनीति क्षेत्र में इसलिए क्योंकि हम इस वर्ण सिस्टम से या इस कास्ट से बिलोंग करते हैं, तो उसकी वजह से फिर क्या होता है, आप चैलेंज की फॉर्म में तो देख ही पा रहे हो कि दलित भी फिर कूद जा रहे हैं राजनीति के अंदर। फिर वो अपनी आइडेंटिटी को लेकर के वी आर दलित, वी आर पर्सन फ्रॉम द लोअर कास्ट, वी आर शूद्र, हम अपने आप को एम्पावर करवाना चाहते हैं और फिर यूनिटी के साथ आते हैं, मोबिलाइज करते हुए आते हैं अपने आप को। और ये मोबिलाइजेशन सोशल मोबिलाइजेशन की फॉर्म में भी दिखती है और पॉलिटिकल मोबिलाइजेशन के फॉर्म में भी दिखती है कि सारे लोग एकत्रित होकर, इकट्ठा होकर यूनिटी के बेसिस पर साथ में चले आए। तो इससे जो हम एक कॉमन आइडेंटिटी बनाना चाहते हैं कि आप अपने आप को सिर्फ हिंदुस्तानी कहो, भारत की जमीन में पैदा होने वाला एक इंसान कहो, कास्ट को इतनी तवज्जो मत दो, इतनी इंपॉर्टेंस मत दो, वो चीज फिर कहीं ना कहीं थ्रेटन होने लग जाती है। और जब ये वाले फैक्टर्स, और जो प्रीवियस लेक्चर में हमने पढ़े थे, जो फैक्टर्स वीक बनाते हैं, ये सारे फैक्टर्स जब आपस में टकराते हैं तो इससे बनती है एक पैराडॉक्सिकल सिचुएशन। फिर हम फंस जाते हैं, ना हम इधर जाने के लायक रह रहे हैं, ना उधर जाने के लायक रह रहे हैं। हम कास्ट बेस्ड वायलेंस को खत्म करना चाहते हैं देश के अंदर, लेकिन जो फैक्टर्स कास्ट फैक्टर को स्ट्रेंथन करना चाह रहे हैं वो वायलेंस को कंटिन्यू रहने देंगे। ये जो आइडेंटिटीज है, सिंगल नेशनल आइडेंटिटी हम लेकर आना चाह रहे हैं, जो फैक्टर्स की वजह से कास्ट सिस्टम वीक हो रहा है। हमें बहुत अच्छा लगता है कि कास्ट सिस्टम वीक हो रहा है, सिंगल नेशनल आइडेंटिटी आ जाएगी, लेकिन पॉलिटिक्स और कास्ट, कास्टिसाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स, पॉलिटिसाइजेशन ऑफ कास्ट, ऐसे एक्ट्स का आना, सरकार का रिजर्वेशन देना और दलितों के लिए सीट जो है वो आरक्षित करना, हम मानते हैं, हम एक्सेप्ट करते हैं कि यस, पास्ट में इनके खिलाफ शोषण हुआ है, पास्ट में इनके खिलाफ डिस्क्रिमिनेशन हुई है,
ये जो है काफी परेशान रहे हैं और आज भी इनको एम्पावरमेंट की जरूरत है। लेकिन वो आइडेंटिटी लेकर क्यों करी जाए? वो तो कुछ लोग जो है वो प्रभावित हुए हैं ना। यस, दे बिलोंग टू अ पर्टिकुलर कास्ट, लेकिन कास्ट के फैक्टर को बेस बनाकर क्यों उनको हमें एम्पावर करना है? सामाजिक तरीके से, राजनीतिक तरीके से, उनकी अर्थव्यवस्था को अगर उनके जीवन में अगर हमें अच्छा करना है तो कास्ट की फैक्टर को हम लोग क्यों तवज्जो दे रहे हैं? हम बिना उसके ये भी तो काम कर सकते हैं। और हमने ये भी देखा, हम आगे चल के वैसे पढ़ेंगे लेकिन मैं आपको पहले ही बता देता हूं, हमने ये भी तो देखा है कि रिजर्वेशन पॉलिसी इतनी अच्छी भी तो नहीं रही है। जो लोग लोअर कास्ट से लोग हैं उनको रिजर्वेशन का एक जनरेशन को फायदा मिला, लेकिन अगली जनरेशन ने फिर से फायदा उठाया अपने ST SC के सर्टिफिकेट्स का। उनके मम्मी पापा IAS IPS ऑफिसर थे, लेकिन फिर भी उन्होंने भी अपने एग्जाम में उस सर्टिफिकेट को लगाकर वो करा, जबकि उनको कोई नीड भी नहीं थी। वो तो हर जगह से पूरी की पूरी तरीके से सक्षम थे। और जिन लोगों को वो सारा का सारा फायदा मिलना चाहिए कास्ट सिस्टम का, वो अच्छे से मिलता नहीं है। इकोनॉमिक प्रिंसिपल होना चाहिए कास्ट सिस्टम में तो, कि जिसके पास हैव्स एंड हैव नॉट्स का जो फर्क क्रिएट हो रहा है उसके बेसिस पर ये चीजें, ये सोर्सेस सारी की सारी चीजें बांटी जाए। लेकिन ऐसा होता ही नहीं है, देखने को मिलता ही नहीं है। तो ये चीजें भी अच्छी नहीं है, क्योंकि एक पैराडॉक्सिकल सिचुएशन बनाती हैं। ना हम इधर के रहते हैं ना उधर के रहते हैं, बीच में फंसी होती है फिर कास्ट की आइडेंटिटी। तो इस डिस्कशन में दोस्तों फिलहाल इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।